So, hello everyone. So, today we have arranged a gynecologist, Dr. Geeta Singh. She is basically running her own hospital, nursing home, and she normally surrounded with lot of women patients. And our topic is also associated with issues related to different, you can say, women's phase and age, background, and something. आज हम लोगों का जो टॉपिक है जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं वो हम लोगों का प्री प्रेगनेंसी रिलेटेड जो वीमेंस को प्रॉब्लम आती है और उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट के साथ एसोसिएटेड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम गीता। Thank you and hello everyone. तो पहले तो आप ये बताएं हमें कि जो माइंडसेट रहता है किसी यानी किसी भी विमन का या किसी भी महिला का ड्यूरिंग व्हेन सी इज कंसीविंग द चाइल्ड, यानी कभी कभी क्या होता है कि इसमें दो यूज केस लेके चलते हैं कि कंसीव होने के लिए जो डिफिकल्टीज होती है वीमेंस को, या कुछ वीमेंस या कुछ कपल्स दे आर टेकिंग लॉन्गर टाइम एंड स्ट्रगल इन कन्विंसिंग द दिस कंसीविंग द चाइल्ड। This problem, not actually a problem. The first thing is uh, in pre-conceptional period, like any couple is planning for the baby, then it is divided in the three groups. First of all, the first group that live in the rural area, the second group दे आई मीन जो मिडिल क्लास की मिडिल वाले सिटीज में रह रहे हैं और वो इंडिपेंडेंट हैं अपने डिसीजंस लेने के लिए। थर्ड वाला जो फैक्टर है वो उसमें जो फीमेल्स हैं वो फुली इंडिपेंडेंट होती हैं, अर्निंग उनकी अपनी होती है एंड वो डिसाइड कर सकती हैं कि कब उनको बेबी प्लान करना है। तो जो फर्स्ट जो ग्रुप है हमारा रूरल ग्रुप्स का, ये जो है इसमें जो फीमेल है उनको ये इंडिपेंडेंस नहीं होती है जनरली कि कब बेबी प्लान करना है। उनके लिए एक माइंड सेट होता है कि जैसे ही शादी हुई उसके ऑलमोस्ट इन 1 year दे शुड बी प्रेग्नेंट मेनली, क्या ये अदरवाइज। जो ये स्ट्रेस, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, लेकिन जो ये स्ट्रेस है क्या ये प्रेगनेंसी पे भी किसी तरीके से इफेक्ट डालता है? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम जो ये स्ट्रेस होता है, सबसे पहला तो स्ट्रेस है कि आपको जो है जब आप ये जो कपल्स होते हैं जो इसमें जो फीमेल होती है वो काफी कम एज ग्रुप की होती है, 19 20 साल 21 साल लाइक दैट, और हार्डली 25 तक, और शादी के 1 साल के अंदर में ही उनके ऊपर प्रेशर होता है कि टू बिकम प्रेग्नेंट इन द नॉर्मल कंडीशंस। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उनको दिक्कत होती है, उनको एक तरह से डायग्नोज किया जाता है, इनफर्टिलिटी ग्रुप्स में डाल दिया जाता है। तो आप प्रेशर सोचिए कि कितना प्रेशर होगा। आप नॉर्मल उसकी तरह से, मतलब आपके पास इंडिपेंडेंस नहीं है। फिर दूसरी चीज है, जो हस्बैंड वाइफ है वो इस चीज को प्लान नहीं कर सकते हैं, ये फैमिली प्रेशर होता है। फैमिली प्रेशर की वजह से और शादी होती है उसकी वजह से काफी सारे चेंजेस होते हैं आपकी डाइट से लेके आपके लाइफ स्टाइल में। इसकी वजह से थोड़ा बहुत इमोशनल अपसेट तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं। सेकेंड थिंग, जब आपको प्रेगनेंसी के लिए भी प्रेशर होता है हम्म। तो ये चीजें स्ट्रेस फैक्टर को और बढ़ाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि उनके पास आप मेडिकल फैसिलिटी है कि 1 साल के अंदर ही आपको इनफर्टाइल डायग्नोज करके आपको डॉक्टर्स को कंसल्ट करना पड़ता है कि नहीं, हमें बच्चे नहीं हो रहे, है ना, हम चाह रहे हैं बेबी प्लान कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो एक बड़ा स्ट्रेस फैक्टर हो गया। सेकेंड थिंग, डाइटरी चेंजेस हुए, एक घर से दूसरे घर जाने में आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, है ना। तो ये सारी जो इन सब में जो एडजस्टमेंट होता है, जो आपने एडजस्टमेंट प्लान किया है,
आप उसको धीरे धीरे एडजस्टमेंट ला रहे हैं, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर रहे हैं। इसकी वजह से फीमेल्स की जो हार्मोन्स हैं आफ्टर मैरिज उसमें भी चेंजेस होते हैं। तो ये सब चीजें मिलके उसको कभी कभी हार्मोन्स इरेगुलेशन की वजह से उनको मेंसेस प्रॉब्लम भी होती है, इरेगुलर पीरियड और भी दिक्कतें। तो ये सब मिल करके दे कलेक्ट एंड दे मेड स्ट्रेस फैक्टर इंक्रीज करते हैं। ये पूरा सारा सिनेरियो जो है ये लेडी के लिए एक स्ट्रेस फैक्टर इंक्रीज करने के लिए काफी होता है। लेकिन ये जैसे इसी में अगर हम लोग एक पहलू को ये जोड़ें कि जो लेडीज प्लान करते हुए, आज की डेट में क्या है, बहुत गर्ल्स ऐसी हैं जो अपने करियर को परस्यू करना चाहती हैं, तो बहुत सारा टाइम उसमें इन्वेस्ट हो जाता है, एजुकेशन में टाइम इन्वेस्ट हो जाता है। और जब वो 20 30 के आसपास जब दे आर बेसिकली गेट मैरिड, उसके बाद दे आर प्लानिंग इट, उनके ऊपर भी एक क्या कहते हैं, प्रेशर तो रहता ही होगा कि दे ऑल्सो नीड टू कंसीव बेबी, क्योंकि अब थोड़ा टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है। और एक फिनोमिनन ये भी है कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे दे विल फेस इशू इन प्रेगनेंसी। यस, इट इज ऑल्सो अ पॉइंट। जैसे जैसे एक तो कैरियर, अपने कैरियर के लिए अगर टाइम दे रहे हैं तो वो ऑब्वियसली आपका लैप्स हो जाएगा इधर से, तो थोड़ा सा एज तो बढ़ेगी ही, है ना। फिर जैसा कि आपने कहा वो बिल्कुल करेक्ट है इंडियन सोसाइटी के हिसाब से कि जैसे एज बढ़ती जाएगी ऐसे जो चांसेस हैं टू बिकम प्रेग्नेंट वो कम होते जाएंगे। तो अगर आप एक अच्छी पोस्ट होल्ड करते हैं कैरियर में, एक अच्छी पोस्ट के उस पे आप पहुंच गए हैं, तो उस वक्त पे आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा कि हम अगर हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो फिर अपने कैरियर को कैसे मेंटेन करेंगे। तो दोनों चीज के लिए एक साथ तो पॉसिबिलिटी थोड़ा कम होती है, थोड़े टाइम के लिए तो आपको उसमें ब्रेक लेना पड़ेगा। तो ये वाला फैक्टर जो होता है ये गर्ल्स के लिए एक स्ट्रेस फैक्टर है कि उन्हें कुछ दिन के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपनी कैरियर का, या फिर कोई बीच का ऑल्टरनेट पैसेज ढूंढना पड़ेगा जिसकी वजह से वो दोनों चीज को साथ साथ लेके चल पाए। तो ये एक मुद्दा हो सकता है कि कैसे बैलेंस बनाया जाए। मेरा एक छोटा सा इसमें एक छोटी सी क्वेरी भी रहेगी, क्योंकि ये जो नॉर्मली अगर आप एक मैरिज को देखें तो एक वीमेन की बॉडी में बायोलॉजिकल भी चेंजेस आते होंगे। तो बिल्कुल क्या आते हैं। ये शादी, ये जो मैरिज होने के बाद आप अपनी फैमिली से दूसरी फैमिली में जाते हैं तो वहाँ की डाइटरी हैबिट्स चेंज होती हैं। तो उसकी वजह से आप जब वो अडॉप्ट करेंगे तो आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे। उसकी वजह से वेट गेन हो सकता है, उसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत तो मूड एलिवेशन या फिर इरिटेशन के पॉइंट्स हो सकते हैं, आपको थकान हो सकती है, लाइक लेथार्जी, लेजीनेस, ये चीजें हो सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी आपके ऊपर, तो वो चीज भी है। तो ये सब चीजें मिल करके आपकी बॉडी में चेंजेस लाते हैं। आपकी थोड़ा बहुत मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, थोड़ा बहुत हार्मोन्स की वजह से बॉडी चेंजेस भी होते हैं, वेट गेन भी या वेट लॉस भी हो सकता है। ओके। अगर इसी चीज में हम लोग ये चीज पूछ समझना चाहें कि हाउ दिस स्ट्रेस कैन इफेक्ट योर फर्टिलिटी या फिर कंसीविंग ऑफ ए चाइल्ड प्रोसेस, उसको कैसे, अगर आप जैसे आप डॉक्टर हैं, आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि वो कैसे लिंक होता है? कि अगर एक एक लेडी जो है सी इज वेरी स्ट्रेस एंड सी इज बेसिकली गोइंग टू कंसीव ए चाइल्ड, और दूसरी एक लेडी है सी इज बेसिकली फ्री ऑफ माइंड, काम है, सब कुछ है, और उसके बाद द चांसेस ऑफ कंसीविंग। जब देखिए, जो फर्टिलिटी है उसके लिए मेनली द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज हैप्पी हार्मोन्स। आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स होने चाहिए, है ना, तभी तो कोई चीज नॉर्मली ये वर्क करे। तो इसमें ये होता है कि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स का लेवल बहुत कम होगा। तो ऐसी स्थिति में सब कुछ ठीक होते हुए भी, हर चीज से आप फिट होते हुए भी, जो प्रेगनेंसी के चांसेस है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि जो लेवल्स हैं हार्मोन्स के
वो उतनी लेवल तक नहीं जा पाते हैं जितना कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए चाहिए। तो जो प्रेगनेंसी होती है, इसके लिए आपको, जब आप डॉक्टर, एज अ डॉक्टर, जब पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसको सबसे पहले उसको एडवाइस करते हैं कि आप खुश रहें, है ना। जब आप खुश रहेंगे और थोड़ा फिट रहेंगे तो आपकी बॉडी में जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, दैट विल बी इन अ हायर लेवल, और जो हैप्पी हार्मोन्स है दे विल सपोर्ट द प्रेगनेंसी। तो ये फर्क होगा। अगर जो एक लेडी है, एक पेशेंट आपके पास आती है जो हर तरह से हेल्दी है और साथ में खुश है, स्ट्रेस लेवल उसका बेहद कम, तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा होंगे प्रेगनेंसी के। इन कंपैरिजन की एक पेशेंट आ रही है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, लाइक उसके पास वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है ऑफिस से, घर में भी उसको बैलेंस बना, तो ऐसी जो पेशेंट है उसको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करने के लिए। और हमें भी ऐसे पेशेंट में थोड़ा वर्कआउट ज्यादा करना पड़ेगा, हमें उसमें थोड़ा ज्यादा मेडिसिन ऐड करनी पड़ेंगी, ताकि उसकी बॉडी में हम हार्मोन्स के लेवल को बढ़ा सकें, और जो स्ट्रेस का फैक्टर है, जो स्ट्रेस का लेवल है, उसको थोड़ा कम कर सकें। ओके। और ये इसी डिस्कशन को अगर आगे बढ़ाएं कि जब बेसिकली आपने बेबी कंसीव कर लिया और जो ये 9 मंथ्स है, इस पीरियड में किस तरीके के बायोलॉजिकल या मेंटल चेंजेस आते हैं किसी वीमन की लाइफ में? एएनसी तो टोटली बहुत सारे चेंजेस आते हैं, है ना। हम लोग कहते भी है कि प्रेगनेंसी जो है वो एक नॉर्मल फिनोमेना है, बट हैविंग अ लॉट्स ऑफ चेंजेस एंड लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आल्सो। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इन जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइक सेमेस्टर वाइज। प्रेगनेंसी के 3 सेमेस्टर होते हैं, 3 सेमेस्टर। तो सेमेस्टर वाइज अगर हम देखेंगे, इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो उसमें नोजिया, वॉमिटिंग और लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारी चीजें ज्यादा मैटर करेंगी। बिल्कुल, जो पेशेंट है, एक तो अगर उसका फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो वो बहुत ज्यादा एंशियस होता है। पहले फर्स्ट मंथ में तो उसको समझ ही में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, मतलब इतनी ज्यादा नोजिया, वॉमिटिंग किसी किसी को होती है, किसी को बिल्कुल भूख नहीं लगती है। तो ये सारी दिक्कतें पेशेंट सफर करता है, मेनली ये प्रॉब्लम्स हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर थोड़ा सा कम मतलब लाइक अनइवेंटफुल होता है। उसमें जो है पेशेंट को थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलता है नोजिया वॉमिटिंग से, बट फिर भी उसको ये वाले स्ट्रेस तो होता ही है। द नॉर्मल ग्रोथ जो बेबी का है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड से हम लोग फीटल हार्ट साउंड और ये सब लोकेट करके, और हेल्दी बेबी जो है हो रहा है, वो सब चीजें बता सकते हैं पेशेंट को। सेकंड में जो है डॉपलर स्कैन कराते हैं, ऑप्स स्कैन, ताकि जो है पेशेंट जो फीटस है उसके ऑर्गन्स का डेवलपमेंट देखा जा सके। तो ये भी अपने आप में पेशेंट के लिए एक स्ट्रेस फैक्टर होता है कि बच्चा सही से ग्रो कर रहा है कि नहीं। फिर जो उसके ब्लड पैरामीटर्स हैं वो सब सही नॉर्मल जा रहे हैं, बाकी और चीजें। और डाइट के लिए ये है कि थोड़ा उसको खाने में प्रॉब्लम होती है, बॉडी चेंजेस शुरू हो जाते हैं, उन्हें वेट गेन होना शुरू हो जाता है, थोड़े से मूड स्विंग्स भी होते हैं। तो ये सब चीजें थोड़ा सा इमोशनली अपसेट या इमोशनल ब्रेकडाउन थोड़ा बहुत उसको होने लगता है, क्योंकि जो उसकी बॉडी शेप है वो चेंज होती है। और मेनली आज के सिनेरियो में जो पेशेंट्स होती हैं, मेनली उनका ये रहता है कि बॉडी चेंजेस, वेट गेन थोड़ा कम हो, ताकि जो बॉडी शेप है वो उतना ज्यादा ना खराब हो जितना कि जनरली एक एक्सपेक्ट किया जाता है। कि आजकल का जो जो पेशेंट है, मेनली वो डिमांड करती हैं कि आफ्टर डिलीवरी, जैसे इन अवर सोसाइटी जो फॉलो करती है बॉलीवुड एंड सोशल मीडिया, कि उनको भी वो चीजें शेप रीगेन करने में कम से कम समय लगे। तो आपके पास ये चैलेंजेस होते हैं
पेशेंट के पास भी ये चैलेंजेस होते हैं कि आप जो है बहुत ज्यादा वेट गेन ना करें और बेबी भी हेल्दी रहे। तो इसमें जैसे बेसिकली वी हैव ए सेटअप जिसमें हम बेसिकली लोगों को एक मेंटल सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव ट्रेन साइकोलॉजिस्ट जो अलग अलग फेज पे लोगों को अलग अलग तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक जो जर्नल मिथ है कि लोग साइकोलॉजिस्ट से बात ना करें या बहुत सारी चीजें हैं कि आपको मेंटल इशू हो गया है कुछ है, आपको क्या लगता है कि जो एक प्री प्रेगनेंसी या कंसीविंग प्रोसेस या फर्टिलिटी प्रोसेस और ये जो वीमन का फेज आता है, इसमें साइकोलॉजिकल हेल्प की कितनी रिक्वायरमेंट है? और दूसरी चीज, इसी इसी का कंटिन्यूएशन में अगर क्वेश्चन को आप जवाब देना चाहें कि ये जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, अगर बाय द वे मेडिकल फैसिलिटी जैसे आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो गायनेकोलॉजिस्ट के साथ सपोर्ट करके ये ट्रीटमेंट कितना अच्छी तरीके से दिया जा सकता है पेशेंट को, इन दोनों को थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें। एक्चुअली जो इंडियन सोसाइटी है, जो अभी भी जो मिडिल क्लास और जो हमारे जो सिटीज हैं, उनमें भी बहुत सारे उसमें एक ये गलत मैसेज है कि जो साइकोलॉजिस्ट है या आप उनको तब विजिट करते हैं जब आपको एक प्रॉब्लम, ऑर्गेनिक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऐसा कुछ है नहीं। आपको जो है इस चीज से बाहर निकलने की जरूरत है। हम लोगों की सोसाइटी में हम लोगों को थोड़ा ब्रॉड माइंड होने की जरूरत है कि जो साइकोलॉजी है, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो हमारी हेल्प के लिए हैं। आप जो आपको जो हेल्प चाहिए वो आपके पास इजीली अवेलेबल है। अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करें, काउंसलिंग करें, आप उनकी हेल्प लें, तो आपको इसमें बहुत फायदा होगा। एश्योरेंस इज द मतलब 50% जो ट्रीटमेंट है वो आपका काउंसलिंग और एश्योरेंस से सॉल्व हो जाता है ना। तो बिल्कुल आपको जो है साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेने में बिल्कुल नहीं पीछे हटना चाहिए। अगर आपको 1% भी लगता है कि आपको एंजाइटी फील कर रहे हो, अगर आप इस चीज में एंशियस फील कर रहे हो, तो आपको एक सेशन लेना चाहिए। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकली हेल्दी नहीं होता है, मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन नाउअर डेज। आजकल के टाइम में जबकि सिंगल फैमिलीज ज्यादा हैं, तो वहां पे जो हमारे पास जो हमारी एएनसी पेशेंट्स हैं, उनके पास कोई नहीं है जो उनको एक मीनिंगफुल एडवाइस दे सके, है ना, जो एक हेल्प उनको कर सके। जो उनको जो वो एडवाइस लेते हैं वो अपनी फ्रेंड्स से, सोशल मीडिया से, या तो फिर डे टू डे से जो वो पढ़ के नेट से, यही सब चीजों से वो लेती हैं नॉलेज, और फिर वो पूरी नहीं होती है उनके पास। वो उनको हेल्प करने की बजाय नुकसान ज्यादा करती है ना। बहुत सारी चीजों में होता है ये नहीं खाना चाहिए, इससे बच्चे को नुकसान होगा, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं। जैसे हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करने के लिए मेंटल हेल्थ में पॉजिटिविटी, पॉजिटिव सोच, वो सबसे ज्यादा जरूरी। आप जैसा सोचेंगे ऐसा ही इफेक्ट आपके बच्चे पे आएगा। तो अगर आप एएनसी पेशेंट हैं, तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल चूज करना चाहिए। आपको नॉर्मल मॉर्निंग वॉक, हल्का फुल्का योगा और हेल्दी डाइट, इसके साथ साथ आपको एक काउंसलिंग सेशन अटेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप इसको बिल्कुल इसको कर सकते हैं, है ना। ये पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो दैट इज बेसिकली लाइक ए ब्रिज इन बिटवीन गायनेकोलॉजिस्ट एंड पेशेंट के। बहुत हद तक क्या होता है कि गायनेकोलॉजिस्ट पे इतना लोड है क्योंकि पेशेंट्स बहुत ज्यादा यस, हैं। देर में भी पॉसिबिलिटी कि उतना टाइम वो क्या कहते हैं पेशेंट को ना दे पाए उन क्वेरीज के लिए। और दूसरी चीज, एक चीज और है जो मुझे लगता है कि जब आप डॉक्टर से मिलते हैं, आप तैयार ही नहीं होते हैं कि आपको क्वेश्चन क्या पूछना यस। एक्चुअली देयर इज अ हेजिटेशन ना। है। आप एक डॉक्टर से अपनी मेडिकल इलनेस बताएंगे, है ना, हम्म, जो आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लाइक नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग है, फीवर है, लॉस ऑफ एपेटाइट है ना। ये सब चीजें आप एक डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। लेकिन जो बाकी चीजें हैं, मेरी फ्रेंड ऐसे कह रही थी, या मुझे ऐसे सुनने को मिला, या इस तरह का हुआ, ये सब चीजें
आप डॉक्टर से इतना खुल के डिस्कस नहीं कर पाएंगे, एक गायनेकोलॉजिस्ट से। एक तो आपको हेजिटेशन होगा, दूसरा शॉर्ट ऑफ टाइम। डॉक्टर के पास इतना समय भी होना चाहिए ना कि आपकी बाकी सब चीजों के लिए भी वो टाइम दे सके। और इसके लिए आप अगर किसी साइकोलॉजिस्ट से आप सेशन लेते हैं तो वो पहली बात है वो आपकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे। तो बेसिक बेसिक थिंग, वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो कि मेडिकली रिलेटेड नहीं है वो भी सुनेंगे। अफेक्ट तो सारी चीजों का पड़ता है, आपके खाने का भी पड़ता है, इवन कि आपके सोने का भी पड़ता है। आपकी अगर आप गुड स्लीप नहीं लेते हैं तो भी बच्चे का वेट जो है वो कम होता है ना। तो ये सब चीजें रिलेटेड है। अब चूंकि पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो वहां पे हमको इतना हेल्प मिलता रहता था। सिंगल फैमिलीज में थोड़ा प्रॉब्लम है, दोनों वर्किंग हैं पार्टनर्स, तो उनके पास वैसे भी समय कम है। उसी समय में उन्हें अपने लिए भी समय निकालना है और काम के लिए भी। तो आपको जो है ये आपकी प्रॉब्लम जो है 30-40 मिनट के एक सेशन में बिल्कुल आराम से सॉल्व हो जाती है। कोई आपको बिल्कुल बेहतरी से सुनता है और उस हिसाब से आपको एडवाइस देता है। सबसे बड़ी बात, आपको एश्योर करता है कि नहीं, जो आप पूछ रहे हो वो इररिलेवेंट नहीं है, दीज ऑल आर रिलेवेंट थिंग। तो आई थिंक ये सेशन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत अच्छा रहा होगा, जो भी लोग इसको सुनेंगे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। दैट इज रियली वर्थ वॉचिंग। यस, बिल्कुल। मेन चीज कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास इसलिए नहीं जाते हैं कि आपको कोई ऑर्गेनिक पैथोलॉजी है, नहीं। अगर आपको जरा सा भी डाउट लगे, जरा से भी आप एंशियस फील करें, तो आप बिल्कुल जो है उनकी सेशन लेके उनसे हेल्प ले सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ कि आप जो है स्ट्रेस में, फुल ऑफ स्ट्रेस एएनसी पीरियड में घूमे, अपने साथ साथ बच्चे को भी दिक्कत होती है ना। अगर हम एक हेल्दी मदर रख पाएंगे अपनी सोसाइटी में, हम मदर्स को हेल्प कर पाएंगे मेंटली उसको हेल्दी रखने में, तो शायद हम लोगों को बेहतर और बच्चे जो हैं हेल्दी बेबीज वी विल गेट। Yeah, thank you, Geeta, and uh, I think this is really very nice talk and nice session. We will थैंक connect. We will connect and again. So we will make a episode to see the complete different phase life cycle of women's issue. Next time we will also discuss मोस्ट some other topic. Bye. मोस्ट Thank you. ओके, बाय।